ही निभाना है, सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एक। महंगाई की मार, जनता लाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों की जेब खाली होती जा रही है। अब लोगों की गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। पहले कोरोना के कहर से लोग परेशान थे, फिर लॉकडाउन ने बेरोजगारी को बढ़ा दिया, और अब वही महंगाई की जो मार है गरीबों की कमर तोड़ रही है। इस मुश्किल की घड़ी में अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए देश भर में किस तरीके से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। रावण के देश जैसे श्रीलंका वगैरह में पेट्रोल के दाम आधे प्राइस पे हैं, और जैसे राम के देश में आपको पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। 50 रुपए में काम हो जाता था, 70-80 रुपए का पेट्रोल लग रहा है। 1000 रुपए सीधे सीधे हमारा महीने का खर्चा बढ़ रहा है, तो कहाँ से लाए हम। बेहिसाब रेट बढ़ा, पेट्रोल 100 रुपए हो गए, 90 रुपए डीजल हो गए हैं। मध्यवर्गीय लोग जाएंगे कहाँ? कोरोना पहले ही ला रखा है, कोरोना से पहले ही लोग त्रस्त हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल के भाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। आज घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के भाव में 7 पैसे प्रति लीटर का उछाल देखा गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल का रेट बढ़कर 97.76 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है, और वहीं डीजल की कीमत बढ़कर 88.30 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। अगर बात करें पिछले महीने की, तो पिछले 30 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 मई से ईंधन के भाव सरपट ऊपर बढ़ रहे हैं। इन 30 दिनों में पेट्रोल 7.44 रुपए महंगा हो गया है, तो वहीं डीजल का भाव 7.52 रुपए प्रति लीटर ऊपर चढ़ गया है। एक तो वैसी महामारी इतनी हो रही है, ऊपर से पेट्रोल के दाम और बढ़ते जा रहे हैं। इंसान क्या खाएगा, वो क्या बचाएगा, और क्या अपनी गाड़ी में वो पेट्रोल डलाएगा। तो सरकार को कुछ कहना है? सरकार को क्या जाएंगे, सरकार तो सारी एक जैसी है। कांग्रेस भी वो पहले यही होता था, अब बीजेपी में भी यही हो रहा है। बस अभी कोविड का टाइम चल रहा है, वैसे भी इतनी महंगाई थी, और फिर अभी पेट्रोल के दाम और वैसे भी महंगाई इतनी चल रही है। डबल मारे, आम पब्लिक को नुकसान है, और बस गरीब आदमी को नुकसान है। इससे अमीर आदमी को थोड़ी ना कोई नुकसान है। हम जैसे कोई प्रॉब्लम होती है।
अब हम जैसे कितने का पेट्रोल डलाएंगे और क्या खाएंगे और क्या। पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं डे बाई डे, इसका हम जैसे लोगों पे बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि हम सैलरीड पर्सन है, हमारी सैलरी उतनी है, वो भी उसमें भी कटौती के साथ आ रही है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और पेट्रोल पड़ रहा है, हमें फील्ड में घूमना होता है। ठीक है, पहले मेरी टंकी 350 रुपये में फुल हो जाती थी, अब 500 रुपये में भी फुल नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हम लोगों का तो जीना मुश्किल हो रहा है। हम तो पहले ही एक लॉकडाउन की मार से मर रहे हैं, ऊपर से सैलरी हमारी 25% कट के आ रही है। इसके ये पेट्रोल के दाम डे बाई डे जो बढ़ रहे हैं, ये हमारे पास सीधा सीधा हम जैसे लोगों पर मार। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि उनका कहना है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। इससे अच्छा तो साइकिल खरीद ले। अगर इसी तरह चलता रहा तो गाड़ी घर में ही खड़ी रहेगी, क्योंकि सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सभी चीजें महंगी होती हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ANP न्यूज। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तेल की कीमतें 100 को पार हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। कई राज्य ऐसे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई में आज पेट्रोल 103.89 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.30 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अगर श्री गंगानगर की बात करें तो यहाँ पर 108 रुपये प्रति लीटर डीजल की कीमत बताई जा रही है। अनूपपुर में पेट्रोल जो है 108 पर पहुंच चुका है, रीवा में 108 पहुंच चुका है, भोपाल में 105 पहुंच चुका है, तो जयपुर में 104 पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 1 मई से अब तक तेल की कीमतों में 29 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और 26 बार कीमतों में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बढ़ोतरी ने दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 7.37 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है और इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की कीमतों में 7.57 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे राज्यों में कई शहर हैं जहां पर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं 100 को पार करती जा रही है। मुंबई की बात करें, श्री गंगानगर की बात करें, अनूपपुर में, रीवा में, भोपाल में, जयपुर में, यहाँ पर जो पेट्रोल के दाम हैं वो 100 को पार कर चुके हैं। अब तक ये जो आंकड़ा है वो 100 को पार कर चुका है। विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार की तरफ से तर्क दिए जाते हैं वही पुराने हैं, वही पुरानी कहानियां सुनाई जाती हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय किए जाते हैं, उनको सरकार तय नहीं करती है, इसीलिए सरकार का विरोध करना वाजिब नहीं है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जाता है कि अब तक देश में इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े जो कि अब देखने को मिल रहे हैं। कई शहरों में 100 को पार यानी सेंचुरी पार लगा चुके हैं तेल की कीमतें। कई जगह पर ऐसी हैं जहां पर 108 को पेट्रोल है, 104 पर पहुंच चुका है, 105 पर पहुंच चुका है। सीधे सीधे ये पब्लिक की जेब पर डाका डाला जा रहा है। अच्छे दिनों का इंतजार सभी करते थे और अच्छे दिनों के इंतजार में मोदी सरकार को दोबारा लाया गया। हमारे साथ इस समय आकाश जिंदल अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुरारी हमारे साथ संवाददाता मुंबई से इस समय जुड़ चुके हैं। मुरारी, पहले आपसे अपडेट लूंगी क्योंकि मुंबई में लगातार दाम पेट्रोल डीजल के बढ़ते चले जा रहे हैं, बताइए। जी काजल, आज भी जो है 23 पैसे से लेकर 25 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है, जो सीधी जेब पर मार है। ट्रांसपोर्ट से लेकर के रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें जो है कि महंगाई देखी जा रही है। 2 से 3 दिन पहले जो सामान 10 से 12 रुपए किलो थे, वो सामान अब 15 से 20 रुपए। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो अब आसमान छू रहे हैं और लोगों के तेल निकल रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार विपक्ष जो है विरोध भी कर रहा है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। और आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और सीधा सीधा गरीब तबके के लोगों के पॉकेट पर इसका असर पड़ा है। काजल, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ आकाश जिंदल जी, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, आपसे जानना बेहद जरूरी हो जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम अब से नहीं बल्कि हम 4 मई से लगातार देख रहे हैं, अब तक 29 बार ये दाम बढ़ चुके हैं और अब तो हालात ये हो गए हैं कि कई राज्यों में, कई शहरों में 100 को ये जो कीमत है पार कर चुकी है। बहुत ज्यादा चिंता का विषय, आपका रिएक्शन? देखिए, चिंता का विषय तो क्लियर है जी। सबसे पहले लेट्स एड्रेस डीजल। अब डीजल क्या है? डीजल के ऊपर जितना खाने पीने का सामान है, जितने ट्रेवल करते हैं, चाहे मिल्क हो या वेजिटेबल हो,
डीजल प्राइस के अंदर एस्केलेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन का बढ़ जाना। अभी आप महंगाई का डेटा देखिए, WPI इन्फ्लेशन 12.94% की, तो महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर डीजल आप देखिए, किसानों की बात हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, किसान भाई के लिए तो डीजल जो है लाइफलाइन है, इट्स वेरी रेलिवेंट फॉर आवर एग्रीकल्चरिस्ट ब्रदर। तो आप देखिए डीजल प्राइसेस के एप्रिसिएशन से, एस्केलेशन से क्या फर्क पड़ता है। दूसरा आ जाए पेट्रोल प्राइसेस। अब जिस तरीके से इंडिया में व्हीकल सेल हो रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आम आदमी की सवारी, लोअर मिडिल क्लास की सवारी बनता जा रहा है 2 व्हीलर, अब उसको चलाना महंगा होता जा रहा है, और वो भी उस समय में जब आम आदमी की कमाई कम हुई है। अब जीडीपी ग्रोथ देखिए -7.3%। कोविड की वजह से जो है आम आदमी का इनकम लेवल बहुत डाउन गया है। एक तरफ तो कमाई कम हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जाए तो आप देखिए आम आदमी का जो क्या हाल होगा। हमारे जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर पेट्रोल डीजल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब आ जाते हैं इसके रीजन पे। देखिए ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस समय बढ़ा हुआ है, $75 पर बैरल है। उसके बढ़ने के पीछे कारण मैं अलग से आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो है ब्रेंट क्रूड को लेके तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो ग्लोबल कमोडिटी है। लेकिन हम जो डेफिनेटली कर सकते हैं वो है सेंट्रल एक्साइज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और स्टेट्स का वैट। मैं लगातार तमाम नेशनल चैनल पे, मेरे ख्याल आई वुड हैव डन 500 शोज ऑन ऑल लीडिंग चैनल, जहां सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज कम करे, स्टेट वैट कम करे, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। वैट को लेकर अब बात करेंगे, वैट को लेकर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो महंगाई की मार, जनता पूरी तरीके से लाचार हो चुकी है क्योंकि तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य तेल है, चाहे वो सरसों का तेल हो या फिर रिफाइंड हो, उसके भी दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जिंदल जी, आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मुरारी संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं। मुरारी, आप मुंबई में इस समय मौजूद हैं, वहां पर लोगों से बातचीत आप करते होंगे, सड़कों पर जो लोग चलते हैं, जो वाहनों से लोग चलते हैं, उनसे आप बातचीत करते होंगे। कैसी उनकी परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें इस समय उनको हो रही हैं? क्योंकि जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, सबसे ज्यादा उनको परेशानियां हो रही होंगी। उनकी आमदनी उतनी नहीं है, कुछ लोगों का रोजगार छीन चुका है। बताइए। काजल, देखिए, जब आम लोगों की बात करते हैं, खास करके उन लोगों की, मुंबई की बात करें तो कई ऐसे लाख लोग हैं जो फुटपाथ पर अपने जीवन व्यापन करते हैं और फुटपाथ से ही खाना खाते हैं। अब ऐसे में जो खाने की थाली 40 से 50 रुपए की थी, वो सीधा 50 से 70 रुपए तक हुई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक परिवार में अगर 5 से 4 सदस्य होंगे तो उन लोगों की क्या स्थिति होगी। सीधा सीधा 50 से 60 रुपए उनके पॉकेट पर प्रतिदिन असर पड़ रहा है।
जबकि कमाई की बात करें तो लॉकडाउन के बाद थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से काम धंधे नहीं चल रहे हैं। और ऐसे में खाने पीने की सामग्री से लेकर यातायात ट्रांसपोर्ट तक जिस तरीके से महंगा होते जा रहा है, ऐसे में गरीब तबके के लोगों के ऊपर ये दोहरी मार कही जा सकती है। काजल। बिल्कुल आकाश जिंदल जी, वैट को लेकर हम बात कर रहे थे क्योंकि हमारे साथ में जो बीजेपी के प्रवक्ता वो भी जुड़ते हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कीमतों को लेकर, वो साफ कह देते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निर्धारित किया जाता है। वैट को लेकर आप समझाइए किस तरीके से केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें उसको कम कर सकती है, कैसे उनके कंट्रोल में होता है? देखिए, बीजेपी एज अ पार्टी में उनकी इज्जत करता हूं, बट इस स्टेटमेंट को मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि इनके हाथ में नहीं है। टैक्सेस के लिए कौन सी इंटरनेशनल मार्केटिंग को कंपल्सरी चार्ज करना, तो क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, स्टेट के टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो टैक्सेस को कम कीजिए आप। आपको कोई नहीं कह रहा कि ग्लोबल प्राइसेस कम कीजिए, वो आप नहीं कम कर सकते हैं, बट आप टैक्सेस कम कर सकते हैं। अब दो तरह के टैक्स होते हैं, पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज, दूसरा जो स्टेट चार्ज करती है स्टेट वैट। तो दोनों को कम किया जाए। अब बीजेपी बहुत सी स्टेट्स में भी है, कुछ स्टेट्स में कांग्रेस भी है, कुछ स्टेट्स में रीजनल पार्टीज भी है। तो आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल एक्साइज कम करना चाहिए, स्टेट्स के अंदर स्टेट वैट कम होना चाहिए। ओवरऑल जो है टैक्सेस कम किए जाए। आज देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखिए आप, मई के अंदर इतनी हाई अनएम्प्लॉयमेंट आई है। बिल्कुल, एक तरफ बेरोजगारी, आदमी की कमाई नहीं है, एक तरफ जीडीपी ग्रोथ माइनस में जाने के कारण बिकॉज कोरोना की वजह से इकोनॉमी जो है डाउन गई है, आदमी की इनकम कम हुई है, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ खर्चा आम आदमी के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग माहौल है ये। अब आपने खाने के तेल की बात की, खाने के तेल को तो मैं और भी रेलिवेंट मानता हूँ। बिल्कुल, खाने के तेल के बिना देखिए हर परिवार ने सब्जी खानी है, दाल खानी है, खाने का तेल तो चाहिए। अब खाने के तेल में क्या है, 60% के आसपास हम वो इम्पोर्ट करते हैं। उस पर सरकार दो चीजें कर सकती है, पहले तो इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया जाए, दूसरा उसमें जो हमारे गरीब भाई बहन है उनको सब्सिडी दी जाए। लाइक a friend who is in Bombay here said a very nice thing that yes, बहुत से हमारे बहन भाई ऐसे हैं मुंबई में जो फुटपाथ पे ही जीवन यापन करते हैं, वही उनका भोजन है, वही उनका खाना है। तो उन लोगों को हम सब्सिडी क्यों नहीं देते खाने के तेल में? बिल्कुल, तो पहले तो इम्पोर्ट ड्यूटी कम कीजिए खाने के तेल में, जब 60% के आसपास हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, उनको सब्सिडी दीजिए गरीब भाई बहनों को। तो वो चीजें अब सरकार को करनी चाहिए। देखिए, आज मानता हूँ कोरोना की वजह से सरकार का ये लॉजिक होगा कि सरकारों का खर्चा भी बढ़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ा है कोरोना को फाइट करने में, गरीब भाई बहनों को अनाज देने में बढ़ा है, स्टेट गवर्नमेंट का भी खर्चा बढ़ा है। बट मेरा ये मानना है कि आज कोरोना की वजह से सरकारों की बैलेंस शीट भी बिगड़ी हुई है और आम आदमी की भी। उसमें से प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? उसमें प्रेफरेंस देनी चाहिए हमें आम आदमी की बैलेंस शीट को। हम एक वेलफेयर स्टेट है, आम आदमी को रिलीफ देना हमारी ड्यूटी बनती है। जो आम आदमी आज तकलीफ में चल रहा है, तो ऐसे में सरकारों के पास पैसा रेज करने के और तरीके हैं। सरकारें जो है ग्लोबल बोरोइंग कर सकती हैं, एनआरआई के लिए मसाला बॉन्ड ला सकती हैं, उसके थ्रू पैसा रेज कर सकती हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया जा सकता है, उसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बट आम आदमी को रिलीफ मिलना बहुत बहुत जरूरी है। आम आदमी के लिए बहुत तकलीफ का विषय बनता जा रहा है। बिल्कुल, रिलीफ मिलना बहुत जरूरी है। मुरारी, एक सवाल इस समय मेरा आपसे होगा, जो वाहनों की रफ्तार है मुंबई में, वो वैसी की वैसी है थोड़ी या फिर धीमी हुई है? देखिए, यहाँ की बात करें तो लोगों की महंगाई की बात की जाए, लेकिन मुंबई कभी थमती नहीं है। भले ही पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। अब ऐसे में प्राइवेट सफर कर रहे हैं, अपनी गाड़ी घर के बाहर, और लोकल भी बंद है। तो बस बिल्कुल मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश जिंदल जी, रुक आप ही का करूंगी क्योंकि सवाल बहुत हैं जो कि जिनका जवाब आपसे चाहिए, और सवाल ऐसे ऐसे हैं जो कि आम पब्लिक जानना चाहती है। पेट्रोल डीजल की सिर्फ यहाँ पर बात नहीं है, हम खाने के तेल की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि किचन का बजट बिगड़ चुका है महिलाओं की। जो सरसों का तेल है उसकी महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। सरकार किस तरीके से उसको कम कर सकती है? क्योंकि महंगाई को लेकर विपक्ष विरोध करता है, लोग सवाल उठाते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उसका कुछ हो नहीं पाता है। बिल्कुल, आपने बहुत प्रिसाइज वर्ड यूज किए। आई थिंक आई एम टोटली विद यू। जो आपने हमारी बहनों की बात की, हमारी वो जो बहनें हाउसवाइफ है, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा डायलेमा है। बिल्कुल, सबसे पहले तो उनके घर में जो इनकम फ्लो है वो रिड्यूस हुआ। जैसे मैंने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जीडीपी ग्रोथ माइनस में रही है, तो घर में कमाई कम है। दूसरी तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं,
अब जो खाने का तेल है वो तो बहुत रेलिवेंट है, हर किचन में खाने का तेल इस्तेमाल होना है, सब्जी बननी है, दाल बननी है, खाने का तेल तो चाहिए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि दो उसके तरीके हैं। पहला तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करे। जैसे आई टोल्ड यू, अराउंड 60% ऑफ कुकिंग ऑयल या खाद्य तेल इज बीइंग इम्पोर्टेड, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो रिलीफ मिलेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी तो इन जनरल कम की जाए। दूसरे जो हमारे गरीब भाई बहन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन भाई बहन है हमारे, उनके लिए उसमें सब्सिडी भी दी जाए, ताकि जो है हर एक का चूल्हा जले। यू हैव प्रिसाइजली यूज वेरी नाइस वर्ड, हर एक का चूल्हा जलना चाहिए। उसके लिए खाने का तेल बहुत जरूरी है। सिमिलरली डीजल प्राइसेस कम होना बहुत जरूरी है। डीजल के हिसाब से दूध के दाम होंगे, सब्जियों के दाम होंगे, आटा, दाल, चावल, एंड ऑफ द डे एवरीथिंग हैज टू ट्रेवल ऑन डीजल। और दूसरा, देश की इकोनॉमी भी डाउन जाती है। आज देखिए, जून का वक्त एक ऐसा है, आई एम दिल्ली से बहुत लोग हिल स्टेशन की तरफ जाते थे ट्रैवल करने के लिए, लेजर के लिए। अब कोरोना क्योंकि कम हुआ है, पीपल वुड हैव प्लान गोइंग आउट, बट आज टैक्सी फेयर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतने ज्यादा हो गए हैं, पीपल आर डिजिस्टिंग टू गोइंग आउटसाइड। तो उससे क्या है, जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार भी लो होती है। तो कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमी को भी ब्रेक लग रहे हैं। जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी उसको ब्रेक लग रहे हैं। अब इकोनॉमी की ग्रोथ को ब्रेक लगेंगे तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा तो इकोनॉमी खराब होगी, जीडीपी ग्रोथ कम होगी, पर कैपिटा इनकम होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है आम आदमी को रिलीफ किया जाए। देखिए, ग्लोबली सभी सरकारों ने स्टिमुलस पैकेज दिए हैं। तो ऐसे में हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी गवर्नमेंट के पीरियड में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं वर्ल्ड की, आज भी है। मोदी गवर्नमेंट के पीरियड में ऐसा वक्त रहा है जब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फास्टेस्ट रही है। और पीछे अप्रैल में मोदी गवर्नमेंट ने कोरोना को फाइट भी काफी किया है। बट अब मेरा ये फर्मली मानना है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम की जाए, टैक्सेस कम की जाए, या इनको जीएसटी में लाया जाए। अगर जीएसटी में ले आते हैं पेट्रोल डीजल को, तो वहां मैक्सिमम टैक्स जो है 28% है। उससे भी जो है आम आदमी को काफी रिलीफ मिल जाएगी, पेट्रोल डीजल उसके लिए सस्ते हो जाएंगे। दूसरा है इनके सब्स्टिट्यूट। पेट्रोल डीजल के कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी हैं इंडिया में अवेलेबल, उनको हम डेवलप कर सकते हैं, वो काफी सस्ते पड़ेंगे। तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, चाइना ने न्यूक्लियर एनर्जी को काफी यूज करना शुरू किया और न्यूक्लियर एनर्जी काफी सस्ती पड़ रही है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, पेट्रोल डीजल में 75% to 80% ऑफ क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल जिसके डेरिवेटिव्स हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब एक इंपोर्ट करने वाली कमोडिटी है इतनी ज्यादा, तो उसके बेस पे हमें इकोनॉमी की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। हमारी जब इतनी बड़ी इकोनॉमी है, व्हेन वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो हमारा टारगेट होना चाहिए इंडिजिनस एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ कंट्री का शिफ्ट जो है जरूरी है, होना चाहिए, ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छी बात की है, आत्मनिर्भर भारत। तो मैं वही प्रधानमंत्री साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर होने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर है इकोनॉमी में हम, तो हम क्यों ना सेल्फ डिपेंडेंट हो एनर्जी में। ऐसी मेरी सजेशन और रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, और मैं आपसे वैट को लेकर भी सवाल करूंगी, लेकिन हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देश की राजधानी में क्या हाल है? क्योंकि जो तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं और उनका यहाँ तक कहना है कि अब हम गाड़ी अपने घर में खड़ी कर देते हैं, साइकिल से अब हम सफर करते हैं। क्या हालात हैं दिल्ली में? यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो लोगों की जो दिनचर्या है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी लोगों की, वो बिगड़ चुकी है। और बात करें जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं और जरूरत की जो चीजें हैं वो महंगी होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें रसोई की व्यवस्था की, तो रसोई की व्यवस्था जो है बिल्कुल चौपट हो चुकी है। मगर बात करें जिस तरीके से हमारे साथ काफी जनता भी खड़ी हुई है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई क्या इनकी रसोई में फर्क पड़ा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से, या फिर सरकारें जो कहीं ना कहीं दावे करती है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था सुधर रही है, अनलॉक किया गया है, तो कहीं ना कहीं पटरी पर आ रहे हैं, या वाकई में पटरी पर आ रहे हैं, या फिर वाकई सरकार कहीं ना कहीं गलत ही कर रही है क्योंकि महंगाई कर सर जी बताइए, आप पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से अनलॉक किया गया है, क्या लगता है कि आपको इस समय अनलॉक करने के बाद में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने चाहिए थे? तो अनलॉक किया है, बहुत बढ़िया किया है, लेकिन पेट्रोल के दिन जो दाम बढ़ रहे हैं, इससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है। और जो मतलब मिलकर सामान जो 10 रुपए किलो मिलता था, उदाहरण बता रहा हूँ, वो आज 30 रुपए 40 रुपए किलो मिल रहा है। अभी मसलन के तौर पर सुबह में 40 सब्जी लेने गया, वो 2 ग्राम का पैकेट जो है 15 रुपए का आता था, आज वो 25 रुपए का दिया गया है। अगर मान लीजिए वो 1 किलो तक 100 रुपए बढ़ गए, क्या एकदम इतनी महंगाई कर दी गई है? तो कारण यही है, जब तक मोदी सरकार पेट्रोल
सवाल और बनता है कि यहाँ पर के जिस तरीके से राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकारें टैक्स लेती हैं, अपना अपना जीएसटी लेती हैं, सर्विस चार्जिंग लेती हैं। क्या पेट्रोल डीजल में राहत नहीं देनी चाहिए दोनों सरकारों को? तो क्या लगता है सरकारों को कुछ ना कुछ जनता के बारे में सोचना चाहिए? अच्छा, क्या पेट्रोल डीजल के जैसे दाम बढ़े हैं, क्या आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो कितना पेट्रोल डलवाते थे पहले और अब कितना डलवाते हैं? तो देखा आपने कहीं ना कहीं जनता जो है बिल्कुल परेशान है और लगातार कहीं ना कहीं सरकारों से उम्मीद कर रही है कि सरकार जो है वो अपना जीएसटी हो या सर्विस चार्जिंग हो उससे कहीं ना कहीं कटौती करे, और ताकि इन लोगों की जो घरों की रसोई है उस पर फर्क ना पड़े। जी बिल्कुल। और आकाश जिंदल जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि पब्लिक को भी हम सुनवा रहे हैं, हमारी टीवी स्क्रीन पर समय दिख रही है, जो दिल्ली की पब्लिक है वो दिख रही है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी जेब पर सीधे डाका डाला जा रहा है। वैट को लेकर मेरा सवाल आपसे होगा, जैसा कि आपने कहा कि सरकार के हाथ में है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, अब उसको इस तरीके से समझना चाहेंगे कि अगर जो पेट्रोल के दाम है 108 हो चुके हैं, अगर वैट उसमें कम कर दिया जाता, सरकारें अपने अपने तरीके से कम कर देती है, तो कितनी राहत पब्लिक को मिल सकती है? इसमें दो टाइप की, जैसे मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल एक्साइज, स्टेट का वैट। अगर दोनों टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं तो पेट्रोल और डीजल जो है दोनों ही बहुत सस्ते, आज का जो रेट है उसके कंपैरिजन में बहुत सस्ते मिल सकते हैं। वो रेट जो है कहीं भी अगर हम टैक्सेस कम कर देते हैं, देखिए टैक्सेस खत्म तो नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, अगर कम हो जाते हैं तो पेट्रोल जो है 50 से 60 रुपए लीटर के बीच में जो है मिल सकता है, जनता को अवेलेबल हो सकता है, इतना सस्ता हो सकता है। सिमिलरली डीजल भी जो है काफी उसके प्राइसेस कम हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि डीजल पे आप देखिए जितना खाने पीने का सामान है डायरेक्टली कनेक्टेड है, दूध, सब्जियां, दाल, आटा, चावल, सबकी जो ट्रांसपोर्टेशन अल्टीमेटली डीजल पे होनी है। तो डीजल महंगा होते ही सब कुछ महंगा हो जाता है। हमारा किसान भाई डीजल यूज करता है तो उसकी जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है वहां से जो है तकलीफ हर जगह पहुंचेगी। कहीं ना कहीं जो है किसान भाई को भी जो हम तकलीफ दे रहे हैं, जिसकी बात सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, तो टैक्सेस अगर हम कम कर देते हैं तो बहुत एक मेजर रिलीफ आम आदमी को मिल जाएगा। और दूसरी बात, गृहिणियां जो हमारी हाउसवाइफ हैं, उनसे मैंने एक बड़े प्राइवेट चैनल के साथ हमारी बहनों के साथ शो किया था लाइव, तो उससे बड़ा गर्व दिखा किस तरीके से वो देख रही है कि जी सब्जी कम बना लें, दाल कम पका लें, यहाँ तक की बातें आ रही हैं। अब देखिए ये कितनी दयनीय स्थिति है जहां ये बातें हो रही हैं कि क्या सब्जी कम बना लें, क्या दाल कम बना लें, क्या इस तरीके से इकोनॉमी चलती है? पहले तो ये देखिए हम एक वेलफेयर स्टेट है, आम आदमी को रिलीफ देना हमारी ड्यूटी है। दूसरा, इकोनॉमी कैसे चलेगी? इकोनॉमी तभी चलेगी जब जनता खर्चा करेगी। आज जनता का सारा खर्चा रोटी, दाल, चावल में लग जाएगा, दूध में लग जाएगा, तो जनता बाहर जाके शॉपिंग नहीं करेगी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं करेंगी। इकोनॉमी सारी उससे चलती है, जो हम शॉपिंग करते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करते हैं, उससे इकोनॉमी चलती है। जब इकोनॉमी नहीं चलेगी तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? आज देखिए बेरोजगारी की क्या हालत है। अब देखिए परिवार के अंदर क्या है, अगर 4 लोग थे, एक बेरोजगार बैठा हुआ है तो घर का इनको बिगड़ा हुआ है। परिवार ने एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी फरवरी मार्च में कि इंक्रीमेंट होगी 10 से लेकर 20%, इंक्रीमेंट हो रही है 0%, तो उससे क्या होगा हाल? बहुत केसेस में जो है इंक्रीमेंट है निल, तो उस केस में क्या होगा? परिवार का जो इनफ्लो है वो पूरी तरह गड़बड़ाया हुआ है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से परिवारों ने मुझे खुद ये बात की है मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in के साथ कि हमारी जो पुरानी सेविंग्स है पूरी की पूरी वाइप आउट हो चुकी हैं। अब वो जो पुरानी सेविंग्स वाइप आउट होना है वो भी एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि वो सेविंग्स कहीं ना कहीं बैंक में जाके, स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट होती थी और नेशन बिल्डिंग के काम आती थी। वो जो पुराना पैसे की बचत की हुई थी वो सारा का सारा आज घर के एसेंशियल्स में लग जाएगा। तो नेशन बिल्डिंग में कहाँ पैसा जाएगा? कौन सा पैसा बैंक डिपॉजिट में जाएगा? बैंक डिपॉजिट में पैसा जाता, किसी इंडस्ट्री को लोन जाता, वहां मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती, लोगों को रोजगार मिलता, स्टॉक मार्केट में जाता, कहीं और जाता, तो वो जो सेविंग रेट भी कम हुआ पड़ा है हमारा। तो आप देखिए हाउस होल्ड सेविंग रेट कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी एक नेगेटिव साइकिल में फंस गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दिक्कत क्या हुई है
कि कोरोना की सेकंड वेव आई और सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही थी इकोनॉमी को रिवाइव करने की। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव साइकिल में फंसती जा रही है और यही वजह है कि लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सीधे सीधे आम पब्लिक की जेब पर डाका डाला जा रहा है। खाने के तेल के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। पब्लिक सिर्फ और सिर्फ मांग कर सकती है और विपक्षी पार्टियां सिर्फ विरोध कर सकती हैं, प्रोटेस्ट कर सकती हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ।